कि इस वक्त हमारी आवाज कोई बुलंद कर ही नहीं रहा है, चाहे पर्सनल लॉ के ताल्लुक से हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी के ताल्लुक से हो, हमारे हकूक की बात हो। तो इसीलिए एक बात कही जाती है कि भाई हमारी जो सियासत कोई नहीं कर रहा है, हमें अब खुद खड़ा होकर लड़ने की और अपने बागडोर संभालने की हमें जरूरत है। ये लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सैलाब बाढ़ आएगी यहाँ पे, लेकिन अभी आई है। तो अभी आप जाइए इलाकों के अंदर में, यहाँ तो शहर का क्षेत्र है, लेकिन आप जाइए, हम लोग चूंकि गांव देहात के करीब में रहते हैं, वहां पर धान जो मेन फसल है सीमांचल के लोगों के लिए, मेन धान ही है, चावल, वो फसलें तबाह हो गई। अब वो कहीं से उसकी बीज यानी बिरार जिसको बोलते हैं वो भी नहीं ला करके दोबारा वो उसको बो सकते हैं। कांग्रेस के हैं, वो हिमाचल का एक मिनिस्टर है, मंत्री है, मतलब बड़े पद पे है। पिछले 70-75 साल से भाई मुसलमानों ने आंख बंद करके कांग्रेस को सींचा है और यहां तक पहुंचाया है। और उसका मंत्री ही मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बात कर रही है कि भाई अब नाम प्लेट लगाओ और तुम यहां पर अलग गलत तरीके से रहते हो, आप किस पर एतमाद करें विश्वास करें। अब तो और ज्यादा पुरजोश हैं लोग कि भाई ये लोग गए क्यों, इसलिए उनसे लोग बदजन हैं। अब और ज़्यादा आन बान शान के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि हाट में और सीमांचल के अंदर में कामयाब हो गई। चूँकि हाट की बात की तो एक बड़ा नाम आता है तस्लीम साहब का। तो मैं लास्ट टाइम अख्तर उल-इमान साहब से बात कर रहा था, तो मैंने लेजिसी की बात की, कह रहे हैं मैं हूँ, कैरी ऑन करूँगा। मैंने मुजाहिद मास्टर साहब से बात की थी, वो भी कह रहे हैं मैं कैरी ऑन करूँगा। उनके 2 साहबजादे भी हैं जो कि हाट की आपने बात की। एक्चुअल लेजिसी को कैरी ऑन कौन कर रहा है, और मैं कैसे समझ पाऊँ कि उनका जो सियासी विरासत किस में तकसीम हो रहा है। हाँ, वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है इस कानून के जरिए से। आपको मालूम होगा ये सिर्फ एक बंदे को खुश करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, इसके ऊपर संशोधन की कोशिश की जा रही है। वो पूरी दुनिया जानती है कि भाई वो दुनिया के अंदर में जो जन्नत बनाए बैठे हैं, मुंबई के अंदर में इंटीलिया जो 21 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है, वो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर में बना हुआ है। तो प्रशांत किशोर भी यही बात करते हैं, मैंने तो उनकी काफ़ी तकरीर सुनी है। इक़रा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एजुकेशन के लिए वोट कीजिए, आप बदहाली के लिए वोट कीजिए। तो आप लोग मिलके क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया था, बंद किया था शराबबंदी को, तो भाई हम लोग इसलिए खुश हो गए थे चूँकि ये बहुत गंदी चीज़ है, इससे किसी का भला नहीं होता है। चूँकि कुरान करीम के अंदर में बताया गया है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुनाह वो हैं कि जो शराब की वजह से वजूद में आए। आप आज़ाद नगर चौक पे चलिए, अभी आप आए ना वहाँ से, चांदनी चौक पे चलिए, चाय की दुकान होती है, फैंसी डील यहाँ पे बहुत चलता है। ड्रग एडिक्शन मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा है। आप सर्वे कर लीजिए, मुस्लिम के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गार्जियन ध्यान नहीं देते, और आप ब्लेम करते हैं सरकार पे। आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करवाते बच्चों? डोरिया बस्ती में जलसा था, हज़रत मुफ्ती अलीम साहब की निगरानी में वो जलसा हो रहा था। तो मुझे टाइम दे दिया मगरिब के बाद कि नया मौलाना साहब हैं, 25 मिनट बयान करेंगे। अब मैं बयान करने खड़ा हुआ, तो बयान करने का शौक़ मुझे पहले से था। मदरसे में बयान करने का एक प्रैक्टिस कराया जाता है अंजुमन की शक्ल में, तो वहाँ पहले से ये चीज़ हमको आती थी। तो हमने कुछ सीरत के ऊपर, वेदों से, कुछ बाइबल से इधर उधर करके हमने कुछ अपनी बातें रखी। तो वो टाइम 25 मिनट से 45 मिनट का 1 घंटे का हो गया हमारे लिए। तो वहीं से एक बात लोगों में आ गई कि अरे एक चतुर्वेदी आया है जो वेद पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, और ये जो लफ्ज़ चतुर्वेदी है ये लोगों का दिया हुआ है, ये मैंने कहीं से कोई डिग्री हासिल। वेलकम टू सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासवी साहब। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बारे में एक बात बताता चलूं कि ये अपनी बेबाकी के लिए बहुत मशहूर हैं, और अभी ये AIMIM से जुड़े हुए भी हैं और अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है, अभी मौलाना मदनी साहब का एक बयान आया है, MIM के बारे में उन्होंने कुछ अपने तासुरात जाहिर किए हैं, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, उनका बयान और उनका वीडियो देखने को मिला। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातहुम का कुछ बातें ऐसी थी जो शायद उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो बहरे कैफ उनका जवाब बहुत सारे हमारे हमसे जो बड़े हैं उन्होंने उनको बताया, उनको जवाब भी दिया है अच्छे तौर पर। अलग अलग फील्ड है हर किसी का, तो उनको उन्होंने अपने नज़रिए के हिसाब से बात रखी थी। बाकी उनकी एग्जैक्ट उस बात से मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ, हम अपने अकाबिर की तरह। नहीं, क्या सोचते हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि आप सेकुलर जो हारमोनी है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। असल में देखिए, ये एक सोच बना दी गई है कि
यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साफ लफ्ज़ों में मैं बोलूँ कि सेक्युलर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और इस मजलिस ही की वजह से फ़िरक़ बातिला, फ़िरक़ ज़ाल्ला, नफ़रत परस्त लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तंजीम, ऐसी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में है, और जो भी बात हमारे जो पर्सनल लॉ के ताल्लुक़ से पार्लियामेंट में पेश की जाती है तो वहाँ पर वो खुलकर अपनी राय का और अपनी बात रखते हैं, संविधान की रोशनी में रखते हैं। तो एक तो ये है, आज तक कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं था, वो खुल करके रखते हैं इस बात को। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि कुछ इलाक़ों का जो इलाक़े बहुत ज़्यादा गुर्बत में है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाक़ा है, उन इलाक़ों की तर्जमानी करते हैं, उन कौम और उन समुदायों को आगे बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं जिनके ऊपर जिनका वोट लेकर लोग इख्तिदार पे तो गए, लेकिन यह है कि उनके हक़ हुकूक और उनका हक़ उनको नहीं मिला। एक तो ये बात करते हैं। वो ये अगर कहते हैं कि नहीं बैरिस्टर साहब की वजह से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है, तो ये तो बिल्कुल अकल के ख़िलाफ़ बात है, हमारी समझ में नहीं आती। नहीं, आप तो सिर्फ मुसलमानों की सियासी क़यादत की बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने अख्तर उल का इंटरव्यू किया था, उन्होंने तो खुल के बोला है कि हम मुसलमानों की अपनी सियासी क़यादत होनी चाहिए। तो आप ही सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो लोग ऐसा क्यों ना कहें? नहीं, असल में मुसलमानों की सियासी कायद आज तक कोई हुआ ही नहीं इनकी आवाज़ बुलंद करने वाला। हर किसी की है, यादव की भी है, यहाँ तक कि चमार की भी है, बल्कि ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई जिनकी है, और वो आए, उनके लीडर आए तो उन्होंने अपनी कौम को आगे बढ़ाया। हम इस जहनीत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं कि भाई फ़िरक़ा या गिरोहबंदी या ज़ात के नाम पर सियासत हो, लेकिन हम इस वक्त मजबूर हैं, हमारे लिए कोई आवाज़ बुलंद कर ही नहीं रहा है। हम जिन पर एतमाद और विश्वास करते हैं, मिसाल के तौर पर कई साल तक, कई ज़माने तक हमने कांग्रेस के ऊपर एतबार किया, और स्टेट लेवल पर हमारी जो लोकल पार्टियां हैं, जदयू है, आरजेडी है, यही जदयू का मामला ले लीजिए, अभी जो वक्फ के ऊपर में जो बिल आया है, जो संशोधन की बात कही जा रही है, जदयू ने पूरा समर्थन किया है। उनके जो एमपी साहब हैं, ललन सिंह जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने फुल समर्थन किया है। उनको तो बोलना चाहिए कि भाई ये मुस्लिम वक्फ है, ये मुसलमानों का है, इनका पर्सनल मैटर है, इनके ऊपर कानून लाने की या इनके ऊपर संशोधन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे कहते एक एग्जाम्पल है, इसीलिए कि इस वक्त हमारी आवाज़ कोई बुलंद कर ही नहीं रहा है, चाहे पर्सनल लॉ के ताल्लुक से हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी के ताल्लुक से हो, हमारे हक हुकूक की बात हो। तो इसीलिए एक बात कही जाती है कि भाई हमारी जो सियासत कोई नहीं कर रहा है, हमें अब खुद खड़ा होकर लड़ने की और अपने बागडोर संभालने की हमें ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ मुसलमानों की सियासत हो रही है, बल्कि इनके अंदर में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे वर्ग से, दूसरे जाति मजहब के आते हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, बल्कि इलेक्शन के वक्त में उनको टिकट भी दिया जाता है। इस मरतबा असम्बली, ये लोकसभा इलेक्शन में बिहार के अंदर आपने देखा होगा, राणा रंजीत साहब जो एक मिनिस्टर के बेटे रहे हैं, एक्स मिनिस्टर के, उनके वालिद मोहतरम साहब थे, बड़े पद पे थे और बल्कि आरजेडी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, उनके बेटे को इस मरतबा टिकट दिया पार्टी ने। तो इसीलिए सेक्युलर का तो समझिए कि उसका हक और उसकी तारीफ के ऊपर हम फिट आते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिट आती है। तो इस एतबार से हम बात करते हैं कि भाई जब हमारी बात कोई सदन में बुलंद नहीं करता है, हमारे लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, तो इसीलिए हमें भी अब हम वोट उन लोगों को नहीं देंगे जो खामोश बैठे रहते हैं। वक्फ बिल के ऊपर एक भी लफ्ज राहुल गांधी साहब नहीं बोले हैं सदन के अंदर। तो वक्फ बिल अमेंडमेंट में क्या दिक्कत है? बिल्कुल तो दिक्कत, क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात की है कि यहां पर और भी सारे वक्फ हैं, वक्फ बोर्ड हैं, शिया वक्फ, ये सिख वक्फ बोर्ड है, हिंदू वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, किसी के ऊपर अमेंडमेंट करने की कोई कोशिश नहीं की गई, उसके ऊपर में कोई छेड़खानी करने की बात नहीं की गई। सिर्फ ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर में उनकी नजरें क्यों हैं? इनको छेड़ने की क्या जरूरत है? 350 पर्सनल लॉ है भारत के अंदर, किसी भी पर्सनल लॉ को टारगेट नहीं किया जाता है, लेकिन यूसीसी की यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्यों टारगेट किया जाता है? माइनॉरिटीज का स्कूल बनेगा, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनॉरिटीज की स्कूल बनाने के लिए मना नहीं किया गया है। यहां वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है इस कानून के जरिए से। आपको मालूम होगा, ये सिर्फ एक बंदे को खुश करने के लिए
ये बिल लाया जा रहा है, इसके ऊपर संशोधन की कोशिश की जा रही है। वो पूरी दुनिया जानती है कि भाई वो दुनिया के अंदर में जो जन्नत बनाए बैठे हैं, मुंबई के अंदर में इंटीलिया जो 21 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है, वो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर में बना हुआ वो है। तो कहते हैं कि मौलानाओं का प्रोपोगंडा है जो आप बात कर रहे हैं, मुंबई के शायद मुकेश अंबानी के घर के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए कि वो ये कहते हैं कि अभी मैं आपको एक डेटा देता हूँ अररिया का, अररिया के सरजमीन पे आप बैठे हैं, अभी वक्फ की प्रॉपर्टी जामा मस्जिद है ना, अररिया जामा मस्जिद है, अब 20 एकड़ जमीन पता ही नहीं चल रहा, यतीम खाना की जमीन पता ही नहीं चल रहा। अभी हाल फिलहाल में ये बेलवा कि जो मस्जिद है वहां पे कुछ जमीनें निकली। तो ये तो आपके मुस्लिम लोग भी इसको दबाए बैठे हैं। तो अच्छा है ना, बिल आए, अमेंडमेंट हो, अगर उससे एक डीएम भी उसका मेंबर बनता है, गैर मुस्लिम भी मेंबर बनता है, तो अच्छा है ना, बाहर के लोग ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे। आपको क्या दिक्कत है इसमें? असल में देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लोगों से कुछ खामी, कोई कमी कोताही रही है, उसको आप ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई उसके सुधार के लिए आप काम कीजिए, और हम कोशिश करेंगे वक्फ बोर्ड के लोगों से कि भाई वो कहेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे कि भाई इसके अंदर सुधार लाइए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप बिल लेकर के आएंगे तो उसका डीएम वो सरेदस्त होगा, उसका मुख्तार कुल तो डीएम होगा, और 2 मेंबरान सनातन धर्मी को बिठा रहे हैं वो होंगे। अच्छा है ना, इससे भाईचारगी बढ़ेगी, क्या दिक्कत है? तो कोई बात नहीं, भाईचारगी बढ़ेगी तो सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, सब में कीजिए। आप सुन्नी वक्फ बोर्ड में, इसमें शिया वक्फ बोर्ड में डालिए, सिख वक्फ बोर्ड में डालिए, और जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं हमारे भारत के अंदर, सबके अंदर में एक दूसरे को खलत मलत कर दीजिए। तो इससे बेहतर और भाईचारा क्या हो सकता है? हम तैयार हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड को सामने रख करके तो बहरकैफ ये सारी चीजें, ये खामी हमारे लोगों में रही है। हमारे वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान रहे हैं, ओहदेदारान रहे हैं, उसके अंदर कमी कोताही रही है, और आज भी ये यकीनन काबिल इस्लाह है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसके ऊपर आप कानून ले आइए, किसी और को मुख्तार कुल बना दीजिए, ये सब तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री हैं विक्रम आदित्य सिंह, कांग्रेस के हैं। अभी आपने कांग्रेस की बात की जी, राहुल गांधी के बारे में बात की, तो अभी जो कांवड़िया यात्रा हुआ था अभी, तो अभी वहां ये कहा गया हिमाचल प्रदेश में कि आप दुकानों में नाम डालिए, है ना, मैंडेटरी कर दिया। और एक जावेद साहब है, उसका मॉब लिंचिंग हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में अभी एक मस्जिद था, उस पर कोई 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर का केस चल रहा था। तो वहां की जो हिंदू तंजीमें हैं, उन्होंने ये बोला कि ये मस्जिद ही पूरा गैर कानूनी ढंग से बना है। तो आप कांग्रेस के इस स्टंट को, बाद में उन्होंने ये बोला कि भाई जब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नाम की जरूरत है नहीं। तो ये पूरे इवेंट को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो वही बात हो गई कि देख लीजिए आप, हमने जिनको कहते हैं ना कि भाई जिनको हम सेक्युलर समझते हैं, उन्हीं के लोग इस तरह की बात करते हैं। आज तक हमारे खुसूसन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मौलाना को ले लीजिए, मौलाना महमूद मदनी है और दीगर अकाबिरीन हैं ऐसे, जो बल्कि हमेशा से उनको मानते हुए नहीं आए, बल्कि उनको हमेशा मदद भी हम लोग करते हुए आए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग, किनको, कांग्रेस को, कि भाई वो सेक्युलर पार्टी है। उनके मंत्री भी देखिए आपने कहा कि क्या क्या बयान दे रहे हैं कि भाई अपना नाम प्लेट लगाइए, कांग्रेस के हैं वो, हिमाचल का एक मिनिस्टर है, मंत्री है, मतलब बड़े पद पे है। पिछले 70-75 साल से भाई मुसलमानों ने आंख बंद करके कांग्रेस को सींचा है और यहां तक पहुंचाया है, और उसका मंत्री ही मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बात कर रही है कि भाई अब नाम प्लेट लगाओ और तुम यहां पर अलग गलत तरीके से रहते हो। अब किस पर एतमाद करें, विश्वास करें? इसीलिए अगर हम बात करते हैं अपनी कि नहीं भाई अब हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है, आज तक तो हमने राजनीति की, भैया उसको जिताओ उसको हराओ, लेकिन अब हम राजनीति करेंगे, हमें भी अब जीतना है। अब हम किसी के लिए भीख नहीं मांगेंगे, किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। अब हम लोग भी चूंकि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए अपने हक हुकूक के लिए हम लोग इंसाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उसी लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया मजलिस इत्तेहाद। 2025 में इलेक्शन होने वाला है, बिहार में अभी होने वाला है ना 2025 में, तो अभी उसकी बात कर लेते हैं हम। 5 लोग आपके सीमांचल से जीत के आए थे, 4 लोग चले गए, मुझे याद है क्योंकि मैंने कवर भी किया था, 2020 की बात है जी। तो उस टाइम पे किशनगंज के बारे में अगर मैं बोलूं तो किशनगंज में हर कंस्टिट्यूंसी से 4-5 कैंडिडेट नज़र आते थे, लेकिन अब 4 लोग जो चले गए, अब मुझे लग नहीं रहा है कि, मतलब आपको क्या लग रहा है, आपके उम्मीदवार वगैरह हैं कि नहीं, क्या काम चल रहा है एमआईएम का, सियासी कहाँ देखिए स्टैंड कर रहे हैं? उम्मीदवारों का तो लाइन लगा हुआ है अब भी। अच्छा। कि भाई हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग दिए हुए हैं, फाइल दे करके रखे हुए हैं। आपके अररिया से कई फाइलें पहुँची हुई है, खैर वो तो
हम बोलेंगे नहीं, लोग अब भी लाइन पे हैं कि भाई हमको हमारी, उनको अपनी पार्टियों से वफा नहीं, उम्मीद नहीं है कि उनकी पार्टी से उनको मिलेगा। बाज़ाब्ता एक दो लोगों ने तो जो कि हाट के अंदर में इंटरव्यू में कहा कि भाई हम देखते हैं हमारी पार्टी से हमको मिला कि नहीं मिला, हम MIM में जा कर के टिकट लेके लड़ेंगे। तो वो उम्मीदवारों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बहुत सारे उम्मीदवार आज भी हैं और उस वक्त भी थे, तो उम्मीदवारों की तो कमी है नहीं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से अब ज़्यादा मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी और काम भी चल रहा है, मेहनत भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिख नहीं रहा सर, मतलब कुछ हो रहा है अररिया में? तो बहुत टाइम से आप लोगों को प्रोग्राम भी नहीं हुआ, मतलब कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर आपको नज़र ना आता हो तो अलग बात है, वरना अभी देखिए जो कि हाट के अंदर में कई सारी मीटिंगें हुई और हम लोग अब ये है कि अपने एतबार से हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं और टीम तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो 25 के अंदर में पता चल जाएगा कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी मजबूत थी, लोगों ने हज़ारों रुपए दे दे करके हमारे वोटर को ख़रीदने की कोशिश की गई, नहीं टूटे वो, फिर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीते। अब तो और ज़्यादा पुरजोश हैं लोग कि भाई ये लोग गए क्यों, इसलिए उनसे लोग बदजन हैं। अब और ज़्यादा आन बान शान के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि हाट में और सीमांचल के अंदर में कामयाब होगी। देखिए, अच्छा, सीमांचल के पस मंज़र की अगर बात करें, अगर आप इश्यूज़ देखें तो मोटा मोटी मुझे ये समझ में आता है फ्लड एक बड़ा यहाँ पे रीज़न है, जो लोगों का प्लान होता है। ड्रग एडिक्शंस बहुत ज़्यादा है और क्योंकि ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स मोर अबाउट ऑफेंस, क्योंकि चार तरफ से बॉर्डर है। तो अब पता नहीं पुलिस या प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कितना एक्टिव हैं। अगर वो एक्टिव होते तो उसका रिजल्ट नज़र आता, क्योंकि सप्लाई चेन में कमी तो आ नहीं रही, ड्रग एडिक्शंस बहुत है। सैलाब की मैंने बात कर ली, यहाँ पे सूखा भी होता है, सूखे की वजह से भी लोग परेशान होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि MIM उसको दूर करने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है? देखिए, असल में एक ज़रिया होना चाहिए आवाम की परेशानियों को लोगों के वहाँ तक पहुँचाना, सदन तक, जहाँ से इस मसले का हल हो सकता है। सच तो यह है कि यहाँ के लोगों को ऐसे लोग मिले ही नहीं जो यहाँ की बदहाली को, जैसे ये आपने फ्लड के बारे में बात की है, आपने सूखे के बारे में बात की है, क्या ये मसला हल नहीं हो सकता है? क्या सीमांचल हमेशा साल में 2-3 मरतबा इसी तरह इनकी फसलें सैलाब के अंदर में ख़त्म होती रहेंगी? क्या इस मसले का समाधान है या नहीं? समाधान है, लेकिन लोग बिल्कुल जो लीडरान हैं वो निकम्मे हैं। वो सोचते हैं कि अगर हो जाएगा लोग खुशहाल हो जाएंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं, करवा नहीं रहे। महानंदा बेसिन का मामला कब से रुका हुआ पड़ा हुआ है? अगर यकीनन इन लोगों के दिलों में हमदर्दी होती ने उसका एहतजाज किया था, वो काम बंद हो गया। लोग तो कह रहे हैं कि MIM ने एजिटेशन किया और गांव के लोगों को पीछे से प्रोवोक किया, ऐसा हुआ कि सारे इंजीनियर भाग गए, काम ही रुक गया। MIM की वजह से काम रुका नहीं है, बल्कि MIM की वजह से कई काम चालू हुए हैं। MIM के प्रोटेस्ट की वजह से हो नहीं रहा है, 1 साल से काम बंद पड़ा है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो ढंग से करा नहीं पा रहे हैं, बिहार सरकार करा नहीं पा रही है। उनको उन देख करके आते हैं वो जो यहाँ के लीडरान लोग हैं, कोई इधर से वो पढ़ाता, कभी उधर से वो पट्टी पढ़ाता, उनको ज़मीन नज़र ना आ रही है कि भाई वहाँ बांध बननी चाहिए थी, यहाँ बांध दे रहे हैं। देखिए, अगर दिल से काम हो, अगर यकीनन यहाँ की दर्द को अपना दर्द समझ करके किया जाए तो महानंदा बेसिन 1 साल के अंदर में तैयार हो सकता है। अगर ये बंद हो जाए तो सैलाब बंद हो जाएगा हमारे सीमांचल के अंदर। अभी कितनी फसलें तबाह हुई है अभी बताइए। लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सैलाब बाढ़ आएगी यहाँ पे, लेकिन अभी आई है। तो अभी आप जाइए इलाकों के अंदर में, यहाँ तो शहर का क्षेत्र है, लेकिन आप जाइए, हम लोग चूँकि गाँव देहात के करीब में रहते हैं, वहाँ पर धान जो मेन फसल है सीमांचल के लोगों के लिए, मेन धान ही है, चावल, वो फसलें तबाह हो गई। अब वो कहीं से उसकी बीज यानी बिरार जिसको बोलते हैं वो भी नहीं ला करके दोबारा वो उसको बो सकते हैं। अब ये लोग किसान खड़े हो कर अपने धान को दे कर बेचारे रो रहे हैं, उनके आंसू सूख गए हैं। कौन है जिम्मेदार? ये नेता लोग जिम्मेदार हैं। और बड़े अफसोस के साथ में उस लिस्ट को देखने के बाद में बड़ा दुख हुआ है कि जो पटना से शाये होता है, नालंदा का नाम लिया जाता है बाढ़ग्रस्त इलाकों में, और पूर्णिया का और अररिया का और किशनगंज का नाम ही नहीं होता है। ताज्जुब की बात यह है, यही सीमांचल की तकदीर को बदलने के लिए 371 के तहत क्या सीमांचल को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आप तो पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। 371 पढ़िए, और गुजरात को, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश को, मेघालय को 371 के तहत पैकेज दिया गया उसको डेवलप करने के लिए। तो सीमांचल तो भारत का सबसे गरीब इलाका है, सबसे पसमानदा इलाका है। तो 371 के तहत तो 32,000 करोड़ का पैकेज बनता है, क्यों नहीं दिया गया सीमांचल को? यहाँ के लोगों ने किसको वोट किया था? कांग्रेस को वोट किया है, जदयू को, RJD को वोट किया है, इन्हीं सेक्युलर पार्टी को वोट किया है। अगर ये चाहते तो इस
इस आर्टिकल के तहत में यहाँ की तकदीर बदली जा सकती थी, लेकिन धारा 371 हम लोगों को भी कब पता चला? जब मजलिस आई तब पता चला कि हाँ भाई ये भी कुछ होता है और हमारे सीमांचल को इसके ज़रिए से बड़ा पैकेज मिल सकता है। लेकिन इसको दबा कर रखा। सबसे पहले मुजरिम यहाँ के नेता लोग हैं जो 40-45 साल से कुर्सी पर बैठे रहे, बड़े बड़े ओहदे पर रहे। यहाँ पर एक भी ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि अररिया सीमांचल के अंदर नहीं है, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सारी चीज़ नालंदा के अंदर होगा, सारा चीज़ वो बाढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, सीमांचल के अंदर में लोग नहीं बसते हैं। यहाँ क्या पढ़ने वाले नहीं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कि हाट के अंदर में आप जाएंगे एक दो बस्ती के अंदर में तो डीएम एसडीएम पैदा किया उस गांव ने। पढ़ने का हुनर और पढ़ने का जज्बा और शौक है यहाँ के लोगों को, लेकिन यह है कि सरकार की तरफ से हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। इसीलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग मजलिस के प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह करते रहेंगे और ज़रूर कामयाब होगी पार्टी। अगर अपनी मेहनत के साथ में अगर पार्टी कामयाब होती है तो हम ज़रूर सदन के अंदर आवाज़ बुलंद करेंगे और अपना हक 32,000 करोड़ पैकेज का छीन करके लेके आएंगे जो केंद्र के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है। चूँकि हाट की बात की तो एक बड़ा नाम आता है तस्लीम साहब का। तो मैं लास्ट टाइम अख्तर लिमान साहब से बात कर रहा था तो मैंने लेजीसी की बात की। कह रहे मैं हूँ, कैरी ऑन करूँगा। मैंने मुजाहिद मास्टर साहब से बात की थी, वो भी कह रहे हैं मैं कैरी ऑन करूँगा। उनके 2 साहबजादे भी हैं जो कि हाट की आपने बात की। एक्चुअल लेजेसी को कैरी ऑन कौन कर रहा है और मैं कैसे समझ पाऊँ कि उनका जो सियासी विरासत किस में तकसीम हो रहा है? कौन लोग हैं इसके, मतलब कि कौन कैरी कर पाएंगे? आप अपने आप को जो कि हाट का मानते हैं तस्लीमुद्दीन का सक्सेसर हैं आप? देखिए, तस्लीमुद्दीन साहब का एक ज़माना था और अपने एतबार से अपने वक्त के वो एक बहुत बड़े सियासी आदमी रहे हैं। बाकी जहाँ तक उनसे हो सका उन्होंने किया, लेकिन अब हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि भाई अब जो आवाम को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि पेदरम सुल्तान बूद वो नहीं, उनकी जो ज़िम्मेदारी थी, उनका जो काम था, उन्होंने अपने हिसाब से अपने ज़माने में उन्होंने किया, जैसा किया जहाँ तक किया। अब हमारी ज़िम्मेदारी, हम उन्हीं के नाम लेकर काम को आप कैसे देखते हैं? अच्छा काम किया उन्होंने? अब भाई लोगों के सामने है, अच्छा है या बुरा है लोगों के सामने, क्योंकि आप सियासी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और एमआईएम के नो डाउट आप एक कद्दावर नेता हैं। आप उनके पॉलिटिकल कैरियर को किस तरह से देखते हैं? भाई सच पूछिए तो अपने सीमांचल के अंदर में जितने भी लोग अभी सियासत में हैं वो किसी न किसी शक्ल में उन्होंने सबकी रहनुमाई और रहबरी की है, बल्कि पैदा किया उन्होंने। बाकी जहाँ तक काम के बारे में मैं ये कहूँगा कि भाई उन्होंने जितना भी किया, जो भी किया, वो लोगों के सामने है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कौन सा काम उन्होंने अच्छा किया या उन्होंने किया कि नहीं किया, ये तो लोगों के सामने में, लोगों से डिप्लोमेटिक जवाब है। आप स्टेट बताइए, आप जो कि हाट के रहने वाले हैं, आपने बचपन से उनको देखा होगा, तो मैं चाहता हूँ खुल के बात करें तस्लीम साहब के बारे में। अब मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो पहले नहीं हुआ इंशाअल्लाह मैं उस काम को अब करूँगा। जो अभी लोगों की ज़रूरत है, जो पहले नहीं हो पाया, जो होना था, जो नहीं हुआ, वो मैं अब पूरा करने की कोशिश करूँगा। यहाँ के आवाम की क्या ज़रूरत है वो ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश। वो सीमांचल के पॉलिटिक्स में कितना प्रोमिनेंट फिगर अभी भी हैं? लेजेसी आपको लगता है उनकी लेजेसी बरकरार है कि ख़त्म हो गया? देखिए, हर आदमी जब इस दुनिया से जाता है, अल्लाह के नबी की एक हदीस भी है कि जब आदमी मरता है तो उसका अमल उसके साथ ख़त्म होकर चला जाता है। नाम कुछ दिनों तक बाकी रहते हैं, कोई अच्छे नामों से याद किए जाते हैं, कोई बुरे नामों से याद किए जाते हैं। अब रही बात यह है कि उनके वारिसीन मौजूद हैं, अभी दो हैं। अब 2 बेटे हैं जो सियासत के मैदान में हैं और सियासत कर रहे हैं वो। लेकिन ये है कि अब उस तरह की सियासत यहाँ पर चलेगी नहीं। लोगों को अब, पहले तो ऐसा होता था कि भाई अरे 15,000 वोट दिलवा देना, अरे मुखिया तुम हमको वो इलाका देख लेना। अब नहीं, अब लोगों को काम चाहिए, लोगों को अब ज़रूरत चाहिए। जो ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पर अगर आप उतर रहे हैं तो आप उनके नेता हैं। पहला वो ज़माना चला गया जो था पहले लोगों का जो ज़माना। अब जो नए लोग आए हुए हैं इस मैदान में, अब जो नई जनरेशन हमारी पैदा हुई है, उनको कुछ चाहिए। अब उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि आप चले गए, आपको एमएलए बना दिया तो आप जनाब सिर्फ शादी में चले गए या दफन में चले गए और फ़ोटो खिंचवा लिया। आपने पीए को कहा कि ज़रा फ़ोटो खींचो जी, फ़ोटो खींच करके डाल दिया यूट्यूब के इसमें सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, हाँ भाई एमएलए साहब जा रहे हैं। हमने आपको वोट दिया है फेसबुक पे लोगों की मैयत पे शरीक होने के लिए नहीं, लोगों के शादी ब्याह में शरीक होने के लिए नहीं। हमारी ज़रूरत पे कितनी आप पूरा कर रहे हैं, हमारा क्या हक़ लाकर आप दे रहे हैं। जो कि हाट के अंदर में एक हाई स्कूल आप गए हैं, आप जाइए, आप वहाँ पर एक स्टोरी बना देंगे। आप हाई स्कूल है,
हाई स्कूल बल्कि एक माने रखता है, एक पाठशाला है वहाँ पर, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए एक फील्ड की ज़रूरत होती है। फील्ड है भी वहाँ पे, हाई स्कूल फील्ड जाएंगे तो आप वहाँ पर इतना पानी पाएंगे जनाब। अगर आप घुस गए उस पानी के अंदर में तो आप निकल नहीं सकते जब तक दूसरा आदमी आपको सहारा नहीं देगा। यही तरक्की है। जो कि हाट मार्केट चले जाएं आप, मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी आपके इस प्लेटफॉर्म में आपके सामने बात रख रहा हूं कि जो कि हाट की जो मेन सड़क है, आप चले जाइए। आप शायद अगर नहीं गए हैं तो हमारी वहाँ खुद की दुकान भी है। 6-6 महीना हो जाता है, मैं कभी कीचड़ की डर से नहीं जाता हूं, हमेशा पानी, हमेशा कीचड़। आखिर किस लिए आपको बनाया भाई? आपको पावर हमने किस लिए दिलवाया? आवाम ने किस लिए आपको वोट किया है? सेल्फी खिंचाने के लिए तो नहीं। जितने भी लोग हैं हम सबसे सवाल करते हैं, एक दो नेता से नहीं करते हैं। जो काम करेगा वही हमारा नेता होगा, और काम ही के जरिए से वह आदमी जाना जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, एमएलए हो कि एमपी हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो जो चले गए हो। अगर उन्होंने काम किया है तो अच्छा किया है, लोग उनको याद करेंगे। नहीं किया है तो लोग खुद ही बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं किया, निकम्मा था, कोई फ़ायदा ही नहीं था। मेरा तो एक साफ लफ्ज़ होता है इन लोगों के लिए, इन नेताओं के लिए जो जीत कर कुर्सी पर जाते हैं, काम नहीं करते हैं। अगर काम नहीं करना है तो कुर्सी छोड़कर हट जाओ, हमें काम करने दो, करने वालों को मौका दिया जाए इनको। तो क्या हो गया? अख्तरुल इमान साहब हार गए, तकरीरों में रह गया? असल में देखिए, बात तकरीर की नहीं है। मसला ये है कि लोगों ने फिर से सोचा होगा कि भाई चलो इंडिया महागठबंधन की सरकार बन रही, जैसे पहले सोचा था कि भाई बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, हमें राहुल को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है। फिर देखिए कहाँ से कहाँ, उस मरतबा तो अपोजिशन लीडर भी नहीं बचा पाए थे। अब इस मरतबा यह है कि उसमें उन्होंने, लोगों ने किया उनको वोट। तो खैर वही है, 60-65 साल की जड़ें हैं, उखड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। लोगों को आएगा समझ में कि नहीं भाई हम तो खामखा वो हैं कि अगर लोकल इलाके की तरक्की लोकल नेता करता है, अगर आप भले ही आप केंद्र में या स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, लोकल नेता ईमानदार होगा, भले ही वो सरकार में ना हो, वो आपका हक छीन कर ला कर देगा। अख्तरुल इमान साहब ने ला करके दिया कि खारी पुल को देखिए, उधर जितने भी पुल थे जिनका मसला 15 साल 20 साल से चल रहा था, अख्तरुल इमान साहब की मेहनत रही है। उनको कोर्ट मार्शल किया गया है, सदन से बाहर निकाला गया। कोई नज़र आता था अगर यहाँ की बदहाली, यहाँ के पुल पुलिया को लेकर के, तो तनहा अख्तरुल इमान साहब खड़े नज़र आते थे। उनको याद किया जाएगा, लोग उनको याद करेगी। पार्टी एक तरह से चलिए पार्टी है, ठीक है, लेकिन यह है कि भाई नेता होना चाहिए। आप नेता हैं, आप आवाम का नेता बनिए ना। आप आवाम की क्या मसाइल हैं, आप उनके ऊपर बात कीजिए, तो लोग खुद ही आपको पसंद करेंगे। तो इलाके की तरक्की लोकल नेता करता है, पार्टियां नहीं करती है। पार्टी आपको भेज करके देंगे, हाँ भाई चलो काम करो। 23 करोड़ रुपए भी 4-5 साल पहले ब्लॉक से जो डेवलप का काम होना चाहिए था वापस चला गया। क्यों नहीं? तो ये कह रहे हैं आप कि लोग एमआईएम को पसंद नहीं कर रहे, अख्तरुल इमान को पसंद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मैं आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि भाई जो बोलते हैं कि भाई अब कोई नेता था, अब उनकी विरासत को कौन संभालेंगे, उनके नाम को आगे लेकर कौन बढ़ेगा, उनका काम कौन संभालेगा। मैं उस सवाल के जवाब में आपको मैंने एक इशारतन ये बताया कि आदमी का काम बोलता है, आदमी के काम को लोग याद रखते हैं। रही बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो पार्टी है जो हमारे सीमांचल की बदहाली के लिए सदन के अंदर आवाज़ बुलंद की। तो प्रशांत किशोर भी यही बात करते हैं, मैंने तो उनकी काफ़ी तकरीर सुनी है। इक़रा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एजुकेशन के लिए वोट कीजिए, आप बदहाली के लिए वोट कीजिए। तो आप लोग मिलके क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते हैं? देखिए अब उनका क्या मामला है, मुमकिन है कि क्या बात हो रही है नहीं हो रही है। रही बात यह है कि भाई उनका, चूँकि वो तो आज तक सीएम मेकर थे, पीएम मेकर थे, अब तो वो खुद बनने के ख्वाहां हैं। उनका एक अलग नज़रिया है, उनका एक आइडियोलॉजी है जो लेकर के वो चल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई आदमी आना चाहता है तो तालीम की बात करेगा और बदहाली को दूर करने की बात करेगा, तो वो अपनी बात अपने हिसाब से रख रहे हैं, हम उसके ऊपर में कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप भी अपनी बात उसी तरह से रख रहे हैं। आप दोनों का मुझे लगता है कि सेम विज़न है, या लोगों को जो बता रहे हैं, तो एक जगह काम क्यों नहीं हो सकता? तो मुमकिन है, क्या पता भाई, वो तो पार्टी के बड़े लोग बताएंगे कि भाई क्या बात है नहीं है। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पटना में, अभी उनका पार्टी जिस दिन इस्टेब्लिश हुआ था, जब उन्होंने पार्टी का ऐलान किया था जन स्वराज के लिए, उन्होंने बोला कि जब मेरी सरकार आएगी तो शराबबंदी को उठा के हम फेंक देंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए शराबबंदी
हम दो नज़रिए से देखते हैं। एक तो ये है कि शराबबंदी, हम जिस मज़हब से आते हैं, जिस शरीयत से आते हैं, उसके अंदर शराब बिल्कुल हराम है, क्योंकि शराब से बहुत सारी बुराइयां पैदा होती है। और अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया था, बंद किया था शराबबंदी को, तो भाई हम लोग इसलिए खुश हो गए थे क्योंकि ये बहुत गंदी चीज़ है, इससे किसी का भला नहीं होता है। क्योंकि कुरान करीम के अंदर में बताया गया है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुनाह वो हैं कि जो शराब की वजह से वजूद में आते हैं। तो ये है कि भाई अच्छी चीज़ है कि भाई चलो शराबबंदी हो गई, शराबबंदी। लेकिन अगर उन्होंने अगर कहा है कि शराब को हम क्या करेंगे, लागू करने की बात कर रहे हैं कि उससे जो फ़ायदा होगा हम इधर का काम करेंगे, उधर का काम है, अब क्या उनके माइंड में है वो वही बता सकते हैं, हम उनकी दिमाग की बात हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन यह है कि मैं अपनी ज़ाती राय ये रखता हूँ कि भाई शराबबंदी से किसी का जो शराब है, शराब से किसी का फ़ायदा नहीं होता है। हमने भले गलत काम होता हुआ तो देखा है, शराब की वजह से अच्छा काम नहीं होता है। भाई आपने देखा होगा कलकत्ता के अंदर में एक मर्डर हुआ था डॉक्टर अहाना का। उसको मर्डर करने वाला जो शख्स था वो 2-3 दिन पहले, यानी जो वो गार्ड था वहाँ का, लोकल गार्ड था वहाँ का, उस हॉस्पिटल का, आरजीकर हॉस्पिटल का, उसने 2-3 दिन पहले कंटिन्यू मुस्तकिल उसने शराब पी। उसके दोस्त के भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था, उस डॉक्टर से छेड़छाड़ की थी और शराब की हालत में उसने उसके साथ ऐसे बदतमीज़ी की। और जितने भी बड़े बड़े वारदात होते हैं, और डॉक्टर प्रियंका रेड्डी तेलंगाना का मामला देख लीजिए, जो 4 ट्रक ड्राइवर ने ऐसा किया था, उसके साथ में उसकी इज्जत लूट कर उसको जो जलाया था, वहाँ पर भी वो शराबी थे, शराब पी करके उन्होंने ऐसा किया था। कई जगह के ऊपर में इस तरह का मामला सामने आया है कि शराब की वजह से समाज का एक बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए शराब बंद होना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि भाई ऊपर से तो शराब बंदी हमने कर दी और अंदर से चालू है, होम डिलीवरी चालू है, वो नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से अगर आप शराब को बंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात। फिर रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा? वो तो बोल रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपया आएगा जिससे हम स्कूल और कॉलेजेस बनाएंगे। ठीक है, आप मुस्लिम हैं तो उसके प्रोस्पेक्टिव में बोल रहे हैं, पैसा भी तो ज़रूरत है, कैसे बनाएंगे? बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च होते हैं ना, पैसे कहाँ से आएंगे? सही बात है, सिर्फ एक शराब का प्लेटफॉर्म नहीं है कि भाई जिससे आपको इनकम चाहिए। तभी तो मैंने पूछा कि आपका क्या मॉडल है, अगर आपकी हुकूमत आती है आप क्या कर पाएंगे, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा? भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं वो काम करने के, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शराब के ऊपर बंदिश आपने लगा दी है तो उसके ज़रिए से नुकसान भी तो बहुत हो रहा है ना समाज का, सोसाइटी का। आप क्या समझते हैं कि शराब के ज़रिए से क्या लोग अच्छे होते हैं? शराब पीते हैं, बीमार पड़ते हैं, उससे नुकसान किसका? सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। उससे कहीं ज़्यादा गुना तो नुकसान हो जाता है। इसीलिए शराब से किसी का भला नहीं है ना। तो आप पैसों के एतबार से आप समझते हैं कि शराब बड़े मुनाफे की चीज़ है। गुजरात के अंदर में सालों से शराबबंदी है, शराब बिल्कुल जायज़, शराब बिल्कुल आम है। कहाँ? बंगाल के अंदर में। क्या बंगाल को अर्श मोहल्ला तक पहुंचा दिया गया शराबी की वजह से? शराब तो एक समझिए एक बहाना है बोलने का, लेकिन शराब की वजह से, शराब अगर बंदी, उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो ऐसा हमको तो नहीं लगता कि भाई कोई सरकार का बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। उनके पास तो बहुत सारे शोबे जाते हैं, बहुत सारे उनके डिपार्टमेंट हैं जिनके ज़रिए से वो अपनी आमदनी को वो कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे टोटल डिपार्टमेंट तो उन्हीं के पास जाता है ना, सब कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप सीमांचल में रहते हैं, यहाँ इंडस्ट्री का क्या स्कोप है? यहाँ इंडस्ट्री का स्कोप, यहाँ तो सबसे पहला काम जो है हमारे सीमांचल के अंदर होना चाहिए, वो तालीमी इदारों की बहुत कमी है। तालीमी इदारा की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए तो पैसा चाहिए। अब देखिए एक मिनट, वही मैं बता रहा हूँ ना कि सिर्फ सीमांचल के लिए पूरे बिहार के अंदर में 13 करोड़ की आबादी है। 13 करोड़ में से मुसलमान तकरीबन 2 करोड़ 31 लाख हैं। इनको सरकारी कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी? आपको शायद पता होना चाहिए, 3,68,000। सिर्फ 1,62,000 नौकरी दी गई। टैलेंटेड होंगे नहीं मुसलमान के बच्चे? आप एक बात बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप आज़ाद नगर चौक पे चलिए, अभी आप आए ना वहाँ से, चांदनी चौक पे चलिए, चाय की दुकान होती है, फैंसी डील यहाँ पे बहुत चलता है। ड्रग एडिक्शन मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा है। आप सर्वे कर लीजिए, मुस्लिम के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गार्जियन ध्यान नहीं देते, और आप ब्लेम करते हैं सरकार पे। आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करवाते हैं बच्चों को? आप क्या बात करते हैं? मैं एक स्कूल चलाता हूं, मेरे स्कूल के अंदर में आपको 225 बच्चे रजिस्टर्ड मिलेंगे, बोर्ड में है, बोर्डिंग हमारे बच्चे हैं। मेरे स्कूल के अंदर में 15 टीचर हैं जिन्होंने बीएड किया, जिन्होंने डीएलएड किया, बीएड किया, सीटेट किए हुए हैं, बेचारे बीपीएससी में निकाले हुए हैं, बेचारे बैठे हुए हैं, कटआउट में छट गए। 15 टीचर मैं बता रहा हूँ आपको मेरे स्कूल के अंदर में मौजूद हैं। आप बोलते हैं टैलेंट की कमी है? टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर भेदभाव है सबसे ज़्यादा। भूमियार की तादाद पूरे बिहार के अंदर में 47 लाख की, ये 35 लाख है। उनको नौकरी मिलती है कितनी? उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी मेरे ख्याल से 58,000 नौकरी मिलनी चाहिए थी।
भूमिहार बिरादरी है ना पूरे वो बिहार तो में। जनरल कैटेगरी, उनका सर्टिफिकेट है आपको, आपको पता होगा भैया बिरादरी, जिस बिरादरी से आप ताल्लुक रखते हैं, हमें तो नंबर का भी एडवांटेज है। आपके बगल में बराबर में जानपुर है, ब्राह्मण बस्ती है, जो आप भूमिहार ब्राह्मण की बात कर रहे थे। मैं 97 की बात करता हूँ, तभी मैं इंटर में था। तो मैं जब वहाँ जाता था तो सारे जितने भी घर बने हुए थे ज़्यादातर झोपड़ी के थे, अभी सारी बिल्डिंगें बन गई। पता हुआ तो सभी लोग जॉब में आ गए, वो तो पढ़ते हैं उनके बच्चे, मैंने देखा। और वो जनरल कैटेगरी में है। आपको एक खास बात बता दूं, आपको एडवांटेज भी है नंबर का, 8-10 नंबर का फ़ायदा होता है अगर किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं। तो आप इस पस मंज़र को किस तरह से देखते हैं? मैं तो सिर्फ इतना देखता हूँ कि सरकार हमेशा से हम माइनॉरिटी के साथ में, मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ में भेदभाव किए। कैसे? वो तो एग्ज़ाम देना पड़ता है। आबादी के एतबार से, आबादी के तनासुब के एतबार से, भैया आप उतनी नौकरी लीजिएगा ना जितना आपके हिस्से में आता है। आपके हिस्से में नौकरी आ रहा 58,000, आप नौकरी ले रहे हैं 1,87,000। हमारी भी नौकरी आपने ले ली, हमारी नौकरी बनती है 19,000 हमारे तनासुब के एतबार से, और आप हमें नौकरी देते हैं 6,000। कहाँ गई हमारी नौकरी? हमारे यहाँ आबादी 27-28 लाख की आबादी है, यहाँ पर हाई स्कूल की तादाद जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। हमारा हक तो आप छीन करके नालंदा में दे देते हैं, आप तो वहाँ उसमें क्या बोलते हैं, लखीसराय में दे देते हैं। तो ये भेदभाव जब तक ख़त्म नहीं होगा तो हमारी बदहाली दूर नहीं हो सकती है। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसका पीटी होता है, मेंस होता है, फिर वाइवा होता है। तो ये कैसे, आप जो कह रहे हैं अगर मैं मान भी लूँ, आप प्रैक्टिकल हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे हो पाता है, भेदभाव कैसे होगा? अच्छा बताऊँ आपको? हाँ, भेदभाव बताइए। कैसे होता है? हमारे भारत के अंदर में सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी का होता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इम्तिहान नीट का होता है। नीट के अंदर में क्या खेल हुआ देखा ना आपने, कैसे हो गया? तो मामला सब जुडिशरी है, उस पर जुडिशरी आप नहीं, जुडिशरी है, जुडिशरी तो बाद में हुई ना जी। पहले गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? पहले गड़बड़ हुआ, सारी चीज़ें प्लान एकदम बिल्कुल बाज़ाब्ता एकदम प्लानिंग के हिसाब से की गई है, तो गड़बड़ी होती है, करते हैं गड़बड़ी लोग। वरना ऐसा नहीं है कि भाई हमारे लोग, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। हमारे खुद जो कि अररिया शहर के क्षेत्र के अंदर में मेरे ख्याल से 6 से 7 क्या मेरे ख्याल से 7-8 स्कूल ऐसे हैं जिनको अफिलेक्शन मिला हुआ और बाज़ाब्ता अच्छे ढंग से तालीम होती है हमारे अररिया के अंदर में। ये वो लोग हैं जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, अपना खून पसीना बहा बहा करके उन्होंने अपने स्कूल बनाए। पढ़ने के मौके चाहिए, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे बच्चों के अंदर में, उनको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं हो रहा है, मदद नहीं हो रही है। 7,000 रुपये बाढ़ पीड़ित लोगों को, जो बेचारा जिनके फसल तबाह हो गए, 7,000 रुपये में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वो भी 7,000 रुपये 7 महीने में पहुंचेंगे उनके पास। क्या ये झुंझुना आप लॉलीपॉप थमा रहे हैं? आप एक तरफ से आप समर्थन करते हैं हमारे खिलाफ, और एक तरफ से हमारे लोगों के लिए एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेंटर खोल करके हमारे टोपी दाढ़ी वालों को बुला करके उनके शाल पोशी कर देते हैं। चलो मुसलमान हाँ खुश हो गया कि नहीं भैया, हमारे साथ तो सरकार साथ है, हमको वो चीज़ नहीं चाहिए, हमको ज़मीनी सतह पर हमको हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे सीमांचल के अंदर में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, कटिहार के अंदर होना चाहिए, किशनगंज में होना चाहिए, पूर्णिया अररिया के अंदर होना चाहिए, और कम से कम एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए हर एक ज़िले के अंदर में। एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, दिखा दीजिए आप। कॉलेज तो है लेकिन एक भी इंस्टीट्यूट दिखा दीजिए गवर्नमेंट के। आप क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पर पढ़ने वाले कम होते तो भाई डीजीपी तो हमारे अररिया से भी निकले हैं, डीएम तो हमारे अररिया में भी पैदा होते हैं। हाँ, तो आप तो एग्जाम्पल आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। अगर वो एक बंदा टैलेंटेड होगा तो वो वहाँ पहुँचेगा। आप डीजीपी साहब का एग्जाम्पल आपने दिया। मैंने एक एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया कि आप बोलते हैं कि भाई वहाँ देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर भाई टैलेंटेड बच्चे नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल ये दिया, इन्होंने अपनी मेहनत की बाहर जाकर। अब ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हम अगर पढ़ाएंगे बच्चों को तो हम कहाँ तक फ्री पढ़ाएंगे? 15 स्टाफ रहते हैं और 3 खाना बनाने वाली और भी स्टाफ है, उनको भी पैसा देना है, तो कुछ ना कुछ हमको लेना पड़ता है। सरकार कुछ इस तरह का निज़ाम और सिस्टम बनाए तालीम के मैदान में कि तालीम बहुत सस्ता हो और तालीम आम हो। अच्छा, आपके बहुत चाहने वाले लोग हैं और हमें काफ़ी लोगों ने कहा कि मौलाना अपने कैरियर को थोड़ा ब्रीफ करके बताइए कि आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा और कैसे आप चतुर्वेदी बने और फिर अभी सियासत में आपकी एंट्री कैसे हुई। थोड़ा अगर थोड़े कॉन्साइजली ब्रीफ कर पाएँ। देखिए, असल में
हाँ, मैं बता देता चाहता हूँ। वैसे तो मैं तकरीरों में भी कभी कभी बोल देता हूँ, पब्लिक स्पीच पे जब बात आती है। मेरी जो शुरुआती तालीम रही है, चूँकि वो मज़हबी तालीम जो बोलते हैं रिलीजियस एजुकेशन, उसके ऊपर मैं बचपन से मेरी मेहनत रही है। शुरुआत मेरी यहीं से हुई, अपने घर से, बल्कि अपनी अम्मी से। वहाँ से फिर मकतब से फिर मदरसा मिफ्ताहुल उलूम हरवा चौक, उसके बाद फिर बैरगाछी। आपको याद होगा 1998-99 में बैरगाछी में आग लगी थी, तो उसमें मैं बढ़ते बढ़ते बचा था, जलते जलते मैं बचा था। वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह को कुछ काम लेना था, पूरे घर पे आग लगी हुई थी। मौलाना सिद्दीक साहब अभी भी ज़िंदा हैं, पलासी में हैं, वो मोहतमिम हैं। उन्होंने मुझे खींच करके निकाला था। अगर वो 2-3 सेकंड और नहीं निकालते तो पूरा घर गिर चुका था, मैं जल कर मर जाता। 2 मरतबा आग लगी थी, लेकिन वहाँ तालीम हासिल की हमने। उसके बाद फिर यहाँ से बाहर का सफ़र हुआ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में गए, हमने हिफ्ज़ मुकम्मल वहाँ पे किया। उसके बाद फिर कारी की भी सनद हमने ली मज़ाहिर से। फिर मेरठ आए, मेरठ से फिर वहाँ जो कारी के बाद में, यानी हाफिज़ के बाद कारी बनते हैं, 2 साल का कोर्स होता है वो, आप कारी बनते हैं। उसके बाद में फिर आलमियत का दौर हमने शुरू किया, जो 8 साल 9 साल रहा। उसके बाद फिर दारुल उलूम देवबंद गए, जो कहते हैं कि एशिया के अंदर में इस्लामिक लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया के अंदर में सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर में भी इम्तिहान से ही वो होता है, वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती। अल्हम्दुलिल्लाह 2 इदारे हैं वहाँ बड़े बड़े, तो उन दोनों में हमारा नाम आया, सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पर तकरीबन 2 साल हम रहे। वहाँ से फ़जीलत आलमियत जिसको बोलते हैं वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने फिर वहीं पर अरबी में पीएचडी किया, वहाँ तकमील उलूम बोलते हैं उसको। लेकिन इसको अगर आप इसमें जाएंगे दुनियावी एतबार से, मॉडर्न उसमें जाएंगे, तो आप उसको पीएचडी इन अरबिक बोलते हैं। वो करने के बाद फिर हमने डिप्लोमा किया है बेंगलोर से, MAERCCS एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ से हमने डिप्लोमा किया इंग्लिश में, कंपैरेटिव स्टडीज़ वगैरह सब के ऊपर में। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से फ़रागत के बाद सन 2013 के अंदर मेरा इस इलाके में आना हुआ। और यहाँ आते ही 1 साल तक मैंने एक इदारे में, स्कूल में, इमामुल हिंद कारी इम्तियाज़ साहब हैं, बहुत मेहनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके इदारे में पढ़ाया। उसके बाद फिर हमने एक स्कूल कायम किया। और उस स्कूल जो कमी थी स्कूलों के अंदर में, मैंने देखा कि भाई ये सिर्फ़ स्कूल की तालीम होती है और बच्चों को दिनियात के बारे में, नमाज के बारे में जानकारी नहीं होती। बच्चा मैट्रिक भी पढ़ लेते हैं। तो हमारे एक बहुत ही संजीदा मिजाज के एक आलिम दीन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, मौलाना नसीम साहब चिढ़ा के, तो उन्होंने कहा कि बेटे तुम एक ऐसा स्कूल बनाओ कि जिसके अंदर में दोनों तालीम तुम दो बच्चों को। तो हमने उन्हीं के मशवरे पे एक हमने स्कूल बनाया वहीं पे भेबरा चौक में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो स्कूल अपनी ज़मीन पे है, तकरीबन 1.5 एकड़ ज़मीन पे वो स्कूल है, और 200 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, और दोनों तरह की तालीमें मैं वहाँ पे बच्चों को देता हूँ। और रही बात यह कि इस फील्ड में चतुर्वेदी के नाम से, हालांकि जब मैं पढ़ा था मेरा कोई वो नहीं था कि मैं चतुर्वेदी बनूँगा वैद वगैरह। जब मैं बेंगलोर में डिप्लोमा कर रहा था तो वहाँ पर एक मुझे प्रोफेसर साहब मिले थे, तो वो मुझे इस तरह के लिटरेचर देते थे कि आर्टिकल पढ़ो, देखो इसमें क्या है, इसको ज़रा कंपेयर करो तो सही लिखा है कि नहीं लिखा है कुरान से। तो कुरान का, शरीयत इस्लाम का तो मैं तालिब इल्म था ही, वो सारी बातें जहन में थी, तो फ़ौरन मैं देख के अपना वो करके कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो वहाँ से हमको एक दिलचस्पी बढ़ी कि भाई ज़रा देखते हैं कि भाई दुनिया के अंदर में बहुत सारे मज़ाहिब है, धर्म है उसके ऊपर। तो उन्हीं में से बहुत सारे श्लोक और मंत्र भी याद हो गए। तो लेकिन आया तो 1 साल तक मुझे कोई जानता भी नहीं था। मैं एक बस एजुकेशन ही हमारा मकसद था कि मैं तालीम के फील्ड में काम करूँगा, क्योंकि अब्बा भी तालीम के मैदान में रहे हैं, भाई लोग वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड में हैं, बहनें भी हैं हमारी गवर्नमेंट उसमें टीचर हैं। तो 1 साल के बाद में इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो किसी जलसे में जाना पड़ गया किसी के नाम पर। एक दोस्त हमारा बेंगलोर में रहता था, उसका नाम था, तो वो बोला क्या मौलाना अब्दुल्ला ऐसा है कि तुम जाओ ज़रा, मैं जा नहीं पाऊँगा। मैं गया, कहाँ की बात बताऊँ मैं, यही आपके डोरिया बस्ती में जलसा था। हज़रत मुफ्ती अलीम साहब की निगरानी में वो जलसा हो रहा था। तो मुझे टाइम दे दिया मगरिब के बाद कि नया मौलाना साहब हैं, 25 मिनट बयान करेंगे। अब मैं बयान करने खड़ा हुआ, तो बयान करने का शौक़ मुझे पहले से था। मदरसे में बयान करने का एक प्रैक्टिस कराया जाता है अंजुमन की शक्ल में, तो वहाँ पहले से ये चीज़ हमको आती थी। तो हमने कुछ सीरत के ऊपर, वेदों से, कुछ बाइबल से इधर उधर करके हमने कुछ अपनी बातें रखी। तो वो टाइम 25 मिनट से 45 मिनट का 1 घंटे का हो गया हमारे लिए।
तो वहीं से एक बात लोगों में आ गई कि अरे एक चतुर्वेदी आया है जो वेद पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, और ये जो लफ्ज़ चतुर्वेदी है ये लोगों का दिया हुआ है, ये मैंने कहीं से कोई डिग्री हासिल नहीं की है कि भाई चतुर्वेदी का कोई कोर्स होता हो। तो वहीं से बस लोग बुलाने लगे, अल्लाह के फजल से बस फिर मुझे इस फील्ड में बाज़ाब्ता इसके ऊपर फिर मुझे मेहनत करनी पड़ी। फिर मैंने रामाकृष्ण मिशन कोलकाता और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाज़ाब्ता वहाँ के प्रोफेसर से खारजी वक्त लेकर मिल करके मैंने संस्कृत के ऊपर में बाज़ाब्ता इसके ऊपर उसके लैंग्वेज के ऊपर हमने काम किया है। तो अब भी रिसर्च हमारे इसके ऊपर में चल रहा है। तो इस एतबार से तो चतुर्वेदी के नाम से लोगों ने वो किया, याद किया। और जब इलाके में रहा तो यहाँ बहुत सारे काम ऐसे पड़े हमारे, जो हम जाते थे, ब्लॉक में जाते थे, इधर उधर जाते थे, देखते थे अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने जाइए स्कूल का तो वहाँ पर बहुत झमेला, FIR कराने जाइए तो वहाँ झमेला, ब्लॉक में जाइए आधार कार्ड का अगर आपको वो करना है तो वहाँ झमेला, प्रॉब्लम। तो हमने सोचा कि भाई ये सारी चीज़ें, पता क्या कि भाई इसका लिंक कहाँ से है, तो पता चला कि भाई ये तो पावरफुल लोग इनको बिल्कुल कंट्रोल किए हुए हैं। इसलिए हमने सोचा कि मैं इस गंदगी को ज़रूर दूर करूँगा। तो मैंने सोचा कि भाई पहले मैं SDPI में था शुरुआत के अंदर में, वो बहुत एक्टिव थी यहाँ पे, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर हमने मेरे ख्याल से 2-3 साल के बाद में मैं अख्तर लिमान साहब के साथ जुड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सन 2017 गालिबन, हाँ सन 2017 में मैं पार्टी में ज्वाइन हुआ था। और तब से लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही के प्लेटफॉर्म से हमने ये सियासी सफ़र की शुरुआत की और अभी यहाँ तक पहुँचा। MIM में टिकट कैसे मिलता है? टिकट MIM में जैसे टिकट मतलब वो तो पार्टी तय करती है कि भाई टिकट किसको देना है, कौन ये कैंडिडेट पार्टी को जीत सकता है और कौन है इस लायक जिसको दिया जाए। तो यही सब देखते होंगे, वो तो देने वाले को पता है कि वो कैसे देते हैं टिकट, कौन देते हैं, मतलब जो होती है कमेटी बनती है ना। सीमांचल में कौन बांटेंगे? सीमांचल में क्या होता है, स्टेट की बात आती है ना कि भाई बिहार के अंदर में तो जो भी है, चूँकि अख्तर लिमान साहब हैं और यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद साहब हैं और पूरी कमेटी है, उसके हिसाब से उसके मशवरे से काम होता है टिकट वगैरह का। असल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि 1-2 लोग हैं जो MIM के सपोर्टर हैं, हालांकि वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं, तो उन्होंने बड़ा गंदा इल्ज़ाम लगाया है, आप उसको चाहे तो जिस तरह से देख लें। कहा कि वहाँ मोनोपोली चलता है, अगर आप मोनोपोली हैं तो टिकट मिल जाती है, ऐसी कोई बात है? देखिए, पार्टी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है और ये होना भी चाहिए कि भाई हमें कौन कैंडिडेट हमारा जीत सकता है। कैंडिडेट में से जैसे एक जगह के लिए 10 कैंडिडेट ने वो दिया कि भाई इनमें से कौन कैंडिडेट कामयाब हो सकते हैं और को कैंडिडेट के लायक हैं। बहुत से ऐसे भी आदमी होते हैं जो चले जाते हैं, तो पार्टी उनके बारे में तय भी करती है। और इस तरह की बातें तो खैर मेरे सामने अभी चूँकि बहुत लंबा अरसा हुआ नहीं है, एक ही मरतबा मेरा मसला था पार्टी का, वो इलेक्शन लड़ने का टिकट का मसला था, तो मैं दावेदार भी था और मैं वहाँ से सीट निकाल भी सकता था, कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन यह है कि चूँकि आइन टाइम पे कोई और साहब आए वहाँ पे, तो पार्टी का फ़ैसला था, पार्टी को ऐसा लगा कि भाई ये ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट होंगे, तो पार्टी का जो फ़ैसला हुआ तो उस फैसले के हिसाब से फिर वहाँ पे काम हुआ, तो पिछले सन 2020 के इलेक्शन के अंदर में। तो लेकिन यह है कि वो अंदाज़ा गलत निकल गया और ऐसा होता है सियासत में ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सियासत में जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो इसीलिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग जाते भी हैं, कोई बड़ा इशू, कोई बड़ा मसला नहीं होता है। लेकिन यह है कि जाकर वफादारी करना, निभाना, उसके काम को पूरा करना, ये होना चाहिए जो उन लोगों से नहीं हुआ। तो बहरकैफ ये तो खैर आवाम फैसला करेगी, लेकिन ये है कि टिकट का मसला कोई वो नहीं है। नाराज़ हैं आप? नहीं, किससे नाराज़ हूँ? आपको टिकट नहीं मिला, आप बता रहे हैं। अरे भाई जाहिर सी बात है कि दुख तो हुआ था, दुख तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ था कि भाई मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन यह है कि चूँकि पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, पार्टी का फैसला हुआ है कि मौलाना अब्दुल्ला आप नहीं, ये सर आँखों पर, कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं, सीमांचल के लोगों की भलाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर हमको ये कुर्बानी देनी पड़ रही है तो मैं तैयार हूँ, चलिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दुख हुआ, यहाँ तक कि रोना भी आया, आंसू भी बहा हमारा। ऐन वक्त में ऐसा नहीं सोचा था कि हो गया, लेकिन पार्टी चूँकि आवाम के हक़ में भला सोच रही थी तो सोचा वो कैंडिडेट अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा।
तो उन्होंने उनको वो किया, तो हमने समर्थन भी किया और बाज़ाब्ता मेहनत की, समर्थन क्या, मेहनत की, जा करके हमने जो पहले मेहनत की थी उससे 2 गुना मेहनत करके हम कामयाब भी हम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारी उनकी थी कि भाई पार्टी के सिंबल पे आप जीत करके आए हैं तो यहाँ के लोगों को इस पार्टी के बैनर से आप काम करते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद उन्होंने कभी भी अपने पोस्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम भी नहीं लिया, कभी भी उनके फेसबुक पेज उस पर जो थंबनेल बनता था उसमें बैरिस्टर साहब की शायद तस्वीर नहीं होती थी, और कभी भी वो MIM के विधायक नहीं लिखते थे। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमेशा से वो RJD के ही वो लोग, जो लोग जिस पार्टी से आए थे उसके विधायक रहे होंगे, अपनी अपनी पार्टियों के जितने भी लोग आए थे बाहर से। तो खैर इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है, अभी हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर से उनसे ज़्यादा अच्छा माहौल बन रहा है हमारे इन इलाकों के अंदर। आपका बन रहा है कि MIM का बन रहा है? पार्टी का बन रहा है। टिकट मिल रहा है आपको? वो तो वक्त आएगा तो पता नहीं मिलेगा तो रिटेलिएट करेंगे। देखिए एक चीज़ ये है कि हमें जो कि हाट के अंदर यहाँ सियासत जैसी मजबूत प्लेटफॉर्म पर आकर हमें काम करना है, और हमें हर हाल में हमें वहाँ काम करना है, और इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमें लोगों के लिए कुछ काम करना है इंशाअल्लाह। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप रिटेलिएट करेंगे, एजिटेशन करेंगे, क्या करेंगे? वो तो भाई उस वक्त देखेंगे। अभी क्या है, ये टिकट कंफर्म तो ट्रेन का भी 15 दिन पहले हो जाता है अभी तो बहुत टाइम बाकी है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है टिकट नहीं, को लेकर के? इंशाअल्लाह अब देखिए, चूँकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ऐसे लोगों पर विश्वास करके, इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि अच्छे लोगों का इंतखाब होगा हमारी पार्टी के ज़रिए से, और वो लोग ज़रूर कामयाब भी होंगे। नहीं, आपने बताया ना कि 4-5 कैंडिडेट हैं हर जगह से, अभी आपने पहले गुफ्तगू में अपने बयान किया था, तो जाहिर सी बात है कि जो कि हाट से भी 4-5 लोग होंगे, जो आपकी बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। तो टिकट तो एक को मिलेगा, है ना, क्लियर, जब भी टाइम होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान एक्सपेक्ट करता है, दुख होना अलग बात है, जी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको टिकट ना मिले, आप क्या करेंगे? ये तो हम अब इतने पहले नहीं बता सकते हैं। अभी हमें यह है कि पार्टी को मजबूत करना है और इस हद तक ले जाना है हमें कि भाई जैसे और लोगों को लगता था कि भाई अब हमें बस जीतने का एक ही दरवाज़ा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम उस तरह पार्टी को हम मजबूत कर रहे हैं, अफराद साजी कर रहे हैं। टिकट मिले ना मिले क्या करना है इंशाअल्लाह वो वक्त, उस वक्त में फैसला करें। अख्तर उस्मान साहब से गुफ्तगू होती है कुछ टिकट को लेकर के? देखिए टिकट को जाहिर सी बात ले गए, साल अभी कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 महीने का वक्त है। मेरे अंदाजे के हिसाब से शायद इलेक्शन अगस्त के बाद ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही, इन्हीं दिनों के अंदर में होगा। बहुत वो है अभी टिकट वगैरह के बारे में चर्चा करना, मसला करना मेरे ख्याल से वक्त से पहले की बात होगी। अभी तो ये है कि जितना ज़्यादा अफराद साजी हो, अभी मेंबरशिप का काम चल रहा है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अफराद जोड़ें और रजिस्ट्री मेंबर बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके ऊपर में अभी ध्यान दे रहे हैं सब लोग। अच्छा ये बताइए, क्योंकि टिकट चाहे जिसको मिले, MIM तो लड़ेगी जो कि हाट से। जी। तो जो कि हाट के जो वहाँ के अवाम हैं, क्या देख के आपको वोट करें? आवाम के मुद्दे को अगर कोई रख रहा है तो वो भाई मजलिस रख रहा है, बस ये देख कर के वोट करेंगे। उनके लिए कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है हर जगह पर, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मजलिस के लोग खड़े होते हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, भूना मछेला, भूना एक गांव है, भूना मछेला, घर जल गया, मेरा जाना हुआ, हमारे लोगों ने फ़ोन किया, हम गए वहाँ पे। वो आदमी बोल रहा था कि मौलाना हमारा सरपंच नहीं आया हमारे पंचायत का, जिसके लिए हमने काम किया, मुखिया अभी तक नहीं आया हमारे घर पे, और आप जो कि हाट से आए। मैं राशन लेकर के गया था, मेरी आदत है, मैं अगर रहता हूँ, किसी का घर अगर जलता हुआ होता है, मैंने फेसबुक पे आपका इसलिए नहीं कि भाई मैं पार्टी का नहीं, अगर मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, किसी भी पार्टी में जी हमदर्दी होती है। अगर मेरा घर जल जाए, आपका घर जल जाए, तो आपको उस वक्त एक मदद की ज़रूरत होती है। मैं फ़ौरन पहुंचता हूं, जहां तक हो सकता है 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये से राशन अपनी गाड़ी में डाला हमने, और फ़ौरन हम पहुंचे वहाँ पे। जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि टीन तो आपका जल गया हुआ, टीन का इंतज़ाम हुआ, देखा भाई हालत बड़ी ख़राब थी। वो लोग इस लायक नहीं थे कि भाई वो फ़ौरन जा कर के टीन ला सकें। नाचीज़ अब ये अब्दुल्ला साले में हमारे लोग अभी भी मौजूद हैं। मैं खाता हाट से टीन खरीद करके, मैंने अपनी जेब खास से मैंने कहा कि टीन ला करके चढ़ाइए, और टीन ला करके उनको चढ़ाया। हाँ, बाद में तो वहाँ पे जो CO साहब हैं उन्होंने भी उनको कंपनसेशन दिया। भूना मछली अभी नहीं दिया है, हाँ अभी नहीं दिया है। हाँ, लेकिन लिख करके लेके आए हैं, आप कब दीजिएगा?
अभी इतनी बारिशें हुई, अभी इतना पानी हुआ, तो आपको उस वक्त में अगर आप 10,000 रुपये देते हैं, आप कितना देते हैं, उसके अंदर में आप नहीं दिया, बल्कि लोगों ने कहा उनको कि भाई आप दीजिए, तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन अगर आपको ये चेक चाहिए तो आपको डीएम के पास जाना होगा। क्या वांदा है सीईओ का कर्मचारी? नहीं देखा कि भाई घर जला हुआ है, इस पर तो फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए ना, इस पर तो देर होनी ही नहीं चाहिए। हम बोलेंगे, कोई नेता बोलेगा, कोई आवाज़ उठाएगा, तब जा करके आप उनको कहिएगा कि हाँ ठीक है हम काम करते हैं। नहीं चाहिए ऐसी मदद। इतना तो हम करके आए हैं, हम करके आए इतना तो बताइए। आप 10,000 रुपये दीजिएगा, 10,000 रुपये तो हम एक आदमी को मदद करके आए। बगरा में घर जला है, नहीं मिलेगा। अभी एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले, देखिए थपकोल के अंदर में आपने देखा होगा, 5-6 लोग डेथ कर गए थे जी। कितने लोग डेथ किए थे, अभी तक उनको सरकारी लाभ नहीं मिलता है। कोर्ट कचहरी करते करते कोर्ट कचहरी का मामला चला जाता, वहाँ चला जाता है, कुछ बिचौलिए पीछे पड़ जाते हैं, हम तुमको 10% लेंगे, 15% लेंगे। क्या है ये सब बताइए। अभी ये सब, इन सब चीज़ों को सियासत से अलग होना चाहिए। सिर्फ इसलिए हमने कहा ना कि भाई आप सिर्फ मैयत में और शादी ब्याह में जाने के एमएलए नहीं हैं, एमपी नहीं हैं, बल्कि आप कौम के दर्द में शरीक रहिए। कोई मामला होता है तो फ़ौरन पहुंचिए आप वहाँ पे, और जहाँ तक हो सके उनका काम कराइए आप फ़ौरन। आपके एक फ़ोन पे काम हो सकता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। 1 साल के अंदर देख लीजिएगा, अगर जो इस ओहदे का जो काम है 1 साल के अंदर में लोगों के सामने नज़र ना आए तो अब्दुल्ला सालिम का नाम बदल। चलिए और कुछ बात करते हैं, बताइए क्या बात करना है भाई। आप बस आप पूछते रहिए, मैं तो इस वक्त हम कैजुअली बात करते हैं, हम बहुत प्यार से आराम से नहीं, बात बहुत करते अच्छा हैं। नहीं, और चीज़ें आपकी रह गई दिल में, बताइए। नहीं, बस ये आपने जो पूछा है, हमने बिल्कुल अपने दिल की बातें आपके सामने रखी हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी के अंदर में अगर कुछ करना है, अल्लाह के फजल से अगर कहीं मैं चला जाऊँ, हालांकि सियासत में यह है कि भाई आदमी एमएलए बन जाएगा तो पावर हो जाएगा, कुछ लोग पहचानने लगेंगे, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि मैंने नहीं सोचा था कि लोग मुझे इतनी मोहब्बत देंगे। उत्तराखंड चला जाऊँ, हिमाचल चला जाऊँ, उत्तर प्रदेश चला जाऊँ, कहीं पर भी चला जाऊँ तो बहुत सारे मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग बातें सुनते हैं गौर से, यह अल्लाह ही का फ़ज़ल है। मुझे लोगों के सामने में फ़ेमस नहीं होना है, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई एक एग्ज़ाम्पल सेट करूँ कि भाई सियासत को जो इतना गंदा बना दिया गया है, जो काम नहीं होता है, लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं, कम से कम ये बता सकूँ कि भाई सियासत इस काम के लिए नहीं बल्कि सियासत लोगों की भलाई के लिए है। जैसे उमर फ़ारूक ने किया, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, वैसी सियासत होनी चाहिए। सियासत है, इसलिए कहते हैं कि सियासत इस्लाम के अंदर, इस्लाम सियासत से खाली नहीं है, लेकिन सियासत को आज गंदे लोगों ने गंदा बना दिया है। इसीलिए जब तक अच्छे लोग उसमें जाएंगे नहीं, उनको मौका नहीं मिलेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि वही दबंग लोग बैठे रहेंगे। भाई तुम्हारे कोई ज़रूरत नहीं, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए हम चाहते हैं कि नहीं भाई, ये फील्ड बहुत अच्छा है लोगों की भलाई के लिए। एक वाक़या मैं आपको बता दूं, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा गश्त कर रहे थे, बहुत मशहूर है। तो एक जगह से आवाज़ आई, एक मैदान से आवाज़ आई, एक औरत की आवाज़ आई। तो गए, देखे कि रोशनी जल रही है, वहाँ पर एक खेमा लगा हुआ है। तो उसका शौहर बाहर था, उस औरत का। पूछा क्या बात? कहा कि दर्द ज़े में है हमारी बीवी। फ़ौरन दौड़ करके आए और अपने जो खजूर और जो घी और पनीर जो कुछ भी था लिया, कुछ लकड़ियाँ लिया और अपनी बीवी को लिया साथ में। चलो रात में। कौन? अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जिनकी हुकूमत थी, बताइए। वो फ़ौरन गए, दौड़े दौड़े गए। दौड़ने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग कुछ खाए नहीं हो, लाओ मैं आग जलाता हूँ। उन्होंने लकड़ी जमा करने के बाद में वहीं पे कुछ किसी तरह खोद करके उसको फूंक मार करके वो कुछ बना रहे थे। और हफ्सा को कहा, अपनी अहलिया को कहा, हज़रत उमर फ़ारूक ने, कि जाओ तुम ज़रा अंदर मदद करो उनकी। जब गए वो गई वहाँ, तो इस आदमी को नहीं मालूम था कि अमीरुल मोमिनीन है। तो उन्होंने कहा, जब बच्चे की विलादत हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक के अहलिया ने कहा कि खुशखबरी सुना दीजिए या अमीरुल मोमिनीन अपने साथी को जो आपके साथ हैं बाहर बैठे हुए, कि वो बाप बन गए, उनको बेटा या बेटी हुआ, इस तरह का कोई वो है। तब उस आदमी को पता चला कि अमीरुल मोमिनीन है ये। अरे ये इतना कुछ नहीं कर सकते आप, कम से कम जो हक जिसका आता है उसको दीजिए भाई, पहुंचाइए। हाँ, मुझे शिद्दत इसके अंदर कब से आई मैं आपको बताऊं कि मेरे पंचायत के अंदर में 5 से 6 करोड़ रुपए का 1-2 टर्म के अंदर में गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो हमने आरटीआई डलवा करके निकलवाया, सब कुछ हमने निकलवाया। देखा, हमने लोगों के पास गए कि भाई देखो गड़बड़ हुआ है। उसमें हमको पता नहीं चलता, हमारे जो तालाब है
उसकी खुदाई, उसकी सफाई वफाई करने का 2,15,000 रुपये दिखा रहा उसमें अमाउंट। तो हमने पूछा भाई को, कह रहे तुमको कुछ पैसा मिला है क्या, फलां साहब ने दिया है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ 15,000 रुपये दिए। हमने कहा कि निकला हुआ तो 2.25 लाख रुपए है। तो हमने उनको फ़ोन करके पूछा कि भैया पैसा और कहाँ है, 2.25 लाख में से 15,000 मिला है, 2 लाख कहाँ है? बोला नहीं देखिए उसको उतना दिए, उसको उतना दिए, इतना दिए। हमने कहा कि ठीक है 1 लाख रुपए मान लीजिए आपका PCT से चला गया, फिर भी 1,15,000 आप दीजिए हमको। बोला नहीं भांजे ऐसा है वैसा है। उसके बाद हम तह तक गए तो देखा कि सिर्फ वो मेरा था, मेरे तालाब की बात है, अभी भी मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है। हमने पूरी पंचायतों का निकाला तो जनाब आप वही कलेक्ट कीजिएगा तो मेरे ख्याल से करोड़ों में वो रकम पहुंची है। ये सब चीज़ देख करके तब हमारे नज़रों के सामने आया कि हो क्या रहा बताइए, पब्लिक के पैसों का क्या मतलब, ये चीरहरण कर रहे हैं ये लोग। तब हमने और ज़्यादा सख्ती की, बल्कि हमारे जो कि हाट में कोई टिकता नहीं था सियासत में, MIM को जो कि हाट के अंदर में एक भी लोग नहीं थे चाहने वाले, मतलब बैरिस्टर साहब का तो नाम सोशल मीडिया में लोगों ने देखा था, वो किया था, लेकिन मेंबर नहीं थे वहाँ पे। हम खड़े हुए, हमारी गाड़ियों में शराब डाली गई, गाड़ी के अंदर में, कि मौलाना को शराब के चक्कर में अंदर करवा देंगे, लेकिन अल्लाह बचाने वाला था। कई कोशिशें की गई, धमकियां दी गई, लोगों के जरिए कहलवाया गया कि अरे तुम्हारा मौलाना साहब कितने दिन कै मरतबा जेल जाएगा। तो जवाब देने वाले ने कहा क्या क्यों, सियासत में आने के लिए जेल जाना ज़रूरी है क्या? जेल जाने वाला काम करेगा तो जाएगा। मौलाना सरार साहब कितने मरतबा जेल गए, जेल जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं, सुन्नत रसूल है, वो भी चला जाएगा जेल में। वो जवाब देने वाला अच्छा था बेचारा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, चला गया वो इस दुनिया से। वो लोग सपोर्ट करने वाले। तो बहरकैफ हर तरह से कोशिशें की गई कि भैया आए ना आए मौलाना अब्दुल्ला साहब सियासत में। तो हमने कहा कि भाई सियासत में आने का मकसद मुझे कोई आयश इशरत नहीं चाहिए, अल्लाह के फजल से जो दे रहा है उसी में खुश हूँ। सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, जो कुछ है जो दिया है अल्लाह उस पर राज़ी हूँ, जिस हालत में रखे उस पर राज़ी हूँ। लेकिन यह कि दर्द नहीं देखा जा रहा हमको, आवाम का, कौम का। पूरे भारत के अंदर जाना होता है भाईजान, आपको मैं बताऊँ, लेकिन जब सीमांचल आता हूँ तो यकीनन महसूस करता हूँ कभी कभी कि आखिर में कैसी ज़िंदगी यहाँ के लोग गुजार रहे हैं, कितना पीछे उनको रखा गया है लोगों के ज़रिए से। कोई अभियान नहीं, कोई गवर्नमेंट का कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, एकदम बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके अंदर में कोई एक होते नहीं कि ह्यूमैनिटी, हमदर्दी होनी चाहिए लोगों की। ये लोग कर सकते थे, इनको बड़ा फील्ड मिला हुआ था, लेकिन नहीं किया इन्होंने। तो वो कहते हैं ना कुफरिस्तान में एक अजान देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वही है मामला। आपसे बात करके पता लगता है भरे पड़े हैं आप सर, इतना एनर्जी कहाँ से मेंटेन होता है, कितना मुआद है आपके पास? है कुछ नहीं हमारे पास तो भाई, बस ये अल्लाह का फजल है, जो कुछ भी है अल्लाह बड़ा है और हम कुछ नहीं बोल सकते। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये सब अल्लाह। क्या खाते हैं? अल्लाह खालिक़ कुल्ली। मतलब क्या होता है जनरली? कुछ अलग काजू किशमिश वाला बादाम? नहीं, जो आपने खिलाया है जी, जो आपने वो जूस पिलाया शायद उसी का एनर्जी है, बाकी कुछ नहीं। नॉर्मल जैसे हम लोग और आप लोग खाते हैं वैसे मैं भी खाता हूँ। अच्छा, इसको अब रैप अप करते हैं। आपने हमसे बात की, एक्सपीरियंस साझा कीजिए। क्या बताइए हम, क्या एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको बात करके? नहीं क्या माशाल्लाह, फील हुआ? नहीं बहुत अच्छा, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि भाई जितने भी लोग आए अभी तक इंटरव्यू में सबसे अच्छा और पुरसुकून अंदाज में हमने अपनी बातें रखी। मतलब लग नहीं रहा है कि भाई हमारा कोई वीडियो शूट हो रहा है या हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक हम अपना दर्द रख रहे हैं। इस तरह की बातें इंटरव्यू में कहाँ होता है? इंटरव्यू में तो होता है कि बस किसी तरीके से हम जीत जाएँ, वहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा की जाए। तो ऐसा नहीं, बहुत अच्छा ऐसा होना चाहिए। ये वैसे ये इंटरव्यू का एक नेचर भी अनफिल्टर्ड है, कुछ कटेगा नहीं, ऐसे ही रहता है। नहीं बिल्कुल, बस हम लोगों को लगा देते हैं चैनल का, उसके बाद पब्लिश कर देते हैं। अच्छा है, बेहतर। तो आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, जज़ाक।